अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से बाहर करने के साजिशें तो नाकाम हुई और तमाम तर साजिशों, रुकावटों और मनसूबाबंदियों के बावजूद PTI की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया गया। PTI को बार बार इंतखाबात का बाइकाट करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद PTI आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अब एक तो इंतखाबात से पहले की साजिशें थी जिनका मकसद ये था कि PTI के वोटर को जो है वो बाहर ना निकलने पर मजबूर किया जाए, यानी उसको डराया धमकाया गया, मुकदमात बनाए गए, PTI का झंडा उठाने पर भी मुकदमा बनाया गया। अभी एक दो रोज़ पहले की वीडियोज़ हैं कि PTI के लोगों के पास, जिनके पास झंडे थे, बच्चों के पास भी अगर झंडा होता था तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता, डराया धमकाया जाता और उनको थाने में ले जाकर उनको हरासा किया जाता। एक तो ये मामला था और हर तरह से कोशिश की गई कि आम इंतखाबात में PTI का वोटर बाहर ना निकले, PTI का टर्नआउट ज़्यादा ना रहे और इसी हवाले से PTI का इंतखाबी निशान भी छीना गया ताकि PTI के वोटर को कन्फ्यूज़ किया जाए। अब इस्लामाबाद में ही आप देख लें कि एक हलके में 38 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब 38 मुख्तलिफ इंतखाबी निशान थे और उन 38 इंतखाबी निशानों में से PTI के उम्मीदवार को अपना एक इंतखाबी निशान ढूंढना था और हर हलके में PTI के उम्मीदवार का निशान मुख्तलिफ था। तो इस तरह मुख्तलिफ साजिशें की गई, कोशिशें की गई, हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल की गई, लेकिन उसके बावजूद PTI का वोटर भी बाहर निकला। PTI के वोटर ने इंतखाबी निशानात में से अपने मनपसंद उम्मीदवार को ढूंढ कर वोट दिया। 38 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात में से लोगों को ढूंढा गया। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो यकीनन बहुत ज़्यादा आसानी रहती, लेकिन उसके बावजूद टर्नआउट भी अच्छा रहा। PTI के उम्मीदवार ने जो है वो वोट भी दिया। अब एक तो ये इंतखाबात से पहले की साजिशें हैं, दूसरी जानिब वो साजिशें हैं जो ताहाल जारी हैं। आम इंतखाबात के बाद से ये साजिशें जारी हैं और इन साजिशों में अब एक तो ये था कि PTI की जो सीटें ज़्यादा उन्होंने जीती, क्योंकि PTI का ये मौक़िफ़ है कि 2/3 से ज़ायद जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो PTI ने जीती हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि उस 2/3 अक्सरियत को कम करने की भरपूर कोशिश की गई, बंदर बांट की गई, MQM में सीटें तकसीम की गई, जमात इस्लाम पीपल्स पार्टी में सीटें तकसीम की गई, मुस्लिम लीग नून को बांटी गई, इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें थीं उनमें ये सीटें बांटी गईं और इसका मकसद यही था कि PTI की सीटें कम से कम ज़ाहिर की जाएँ ताकि वो आम इंतखाबात में अगर वो कामयाब हो भी जाएँ तो हुकूमत साजी का मरहला उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो। अब इंतखाबी जो प्रोसेस था वो भी सारा गुजर गया। अब नताइज में भी हेर फेर किया जा रहा है और उससे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक बात है वो ये है कि जिस तरीके से फार्म 45 और फार्म 47 जारी किए गए और फिर फार्म 47 और फार्म 45 के दरमियान जो वोटर्स के डाले गए वोट हैं उसकी तादाद में जो तजाद सामने आया, जैसे रावलपिंडी में राजा बशारत साहब के हलके में कौमी असम्बली के वोटों की तादाद और उसी हलके में जो नीचे 2 सूबाई असम्बली के हलके थे उसमें वोटों की डाले गए वोटों की तादाद में तकरीबन 60,000 के करीब का ये फ़र्क है। यानी कौमी असम्बली के लिए कोई 2,61,000 या 62,000 टोटल वोट डाले गए, जबकि सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात थे नीचे 2 सीटों पर उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा वोट जो हैं वो डाले गए हैं। तो ये फ़र्क कैसे आया? उसकी वजह ये थी कि जब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू की गई कि कौमी असम्बली की सीट पर PTI के उम्मीदवार को हराना है और किसी दूसरे सियासी जमात ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाना है, तो फिर सारा फोकस था कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर, जिसकी वजह से सूबाई असम्बलियों के ऊपर ध्यान न दिया गया और फिर इस तरह के तजादात सामने आने लगे। इसी तरह लाहौर की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसके ऊपर डाले गए वोटों की तादाद 30 लाख से ज़ायद है, जबकि उसी लाहौर में जो कौमी असम्बली की सीटों के नीचे सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनके ऊपर डाले गए वोटों की तादाद 28 लाख समथिंग है। यानी 1,54,000 के करीब वोटों का डिफरेंस आ रहा है कि एक वो लोग हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो थे उनको वोट दिया
लेकिन उसी कौमी असम्बली के हल्के के नीचे, क्योंकि दो पेपर होते हैं, कौमी असम्बली का, एक सूबाई असम्बली के, तो फिर वो जो नीचे कौमी असम्बली थी के उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं डालेगा। तो ये एक बड़ी मज़का खेज़ बात है कि लोगों ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार को तो वोट दिया, लेकिन उसी हल्के में जो नीचे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं डालेगा। तो यहाँ से पता चलता था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे की गई, कैसे नताइज में हेर फेर किया गया और ये चोरियाँ पकड़ी गई। तो अब उस चोरी को कवर करने के लिए एक और नई जो साजिश है वो घड़ी जा रही है। ये खबर आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि रावलपिंडी की जो ज़िला है, इस ज़िले के अंदर जो मुख्तलिफ सीटें हैं, कौमी असम्बली की हों या सूबाई असम्बली की, अब इस रावलपिंडी ज़िले के अंदर इन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों में जो वोटों का जो तजाद है, उस तजाद को ख़त्म करने के लिए एक साजिश बनाई गई है। और अब तमाम वो पोलिंग स्टेशन जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, वहाँ के उन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान को फ़ोन करके जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर में बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप रिटर्निंग अफसरान, जो मुतलका रिटर्निंग अफसरान है, उसके दफ्तर में हाजिर हों ताकि जो नताइज हैं उसके हवाले से उनको दुरुस्त करना है। यानी फार्म 45 की तैयारी इस वक्त जारी है। पहले फार्म 47 बनाए गए और धड़ाधड़ बनाए गए और उसमें शदीद गलतियाँ, कोताहियाँ और खामियाँ सामने आईं, और जिसके बाद शायद ये फैसला किया गया है कि अब फार्म 47 को बेहतर करने की बजाय फार्म 45 जो है उनको दुरुस्त किया जाए। अब हर हलके में सैकड़ों के हिसाब से पोलिंग स्टेशन होते हैं और हर पोलिंग स्टेशन से एक फार्म 45 जारी किया जाता है। फिर उन तमाम उस हलके के जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उनके फार्म 45 इकट्ठे करके रिटर्निंग अफसरान के सामने वो तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स जाते हैं, वहाँ सब के सामने उन फार्म 45 के ऊपर गिनती दोबारा की जाती है और फिर जो भी उम्मीदवार जीतता है फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसका नोटिफिकेशन यानी फार्म 47 जारी करता है। तो अब फार्म 47 पहले जारी कर दिए गए, अब वो फार्म 47 हो गए गलत। तो अब उन फार्म 47 को दुरुस्त करने का हल ये निकाला गया कि अब तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको फ़ोन किया जाए, उनको बुलवाया जाए, उनको बुलवा कर वोटों की दुरुस्तगी की जाए, नए अंदाज में वोट जो है वो फार्म 45 पर डाले जाएं और इस तरह नए जो फार्म 45 हैं वो जारी किए जाएं ताकि जो फार्म 47 है उसका जो अदाद शुमार जो उसके ऊपर लिखे गए हैं वो फिर इन फार्म 45 के मुताबिक हों। तो ये इस लेवल पर इस वक्त जो है वो साजिशें मनसूबा बंदियाँ की जा रही हैं। और रावलपिंडी से ये मैं आपको मुसद्दका ज़राए से ये ख़बर दे रहा हूँ कि अब प्रिजाइडिंग अफसरान पर दबाव डालकर जो है वो उनको बुलाया जा रहा है। इसी हवाले से जो यहाँ 6 रोड के पास बल्कि शमशाबाद के पास डिविजनल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर का एक दफ्तर बनाया गया और हमारे कुछ साफ़ी दोस्त जो वहाँ के मकामी हैं, वहाँ आसपास ही रहते हैं, उनका ये कहना है कि उस जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो वो ऑफिस है उसकी तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, सहाफ़ियों को रोका जा रहा था, आम पब्लिक को उस तरफ जाने से रोका जा रहा था, पुलिस की जानिब से उस पूरे एरिए का घेराव किया जा चुका था और वहाँ अंदर अल्लाह जाने कि ऐसी कौन सी मशीनरी चल रही थी जिसकी वजह से इस तरह इलाके को उसकी नाकाबंदी कर दी गई और किसी का भी वहाँ से गुजरना भी रोक दिया गया। तो पहले साजिशें शायद ये थी कि प्रिजाइडिंग अफसरान या पोलिंग स्टेशन की हद तक जो है वो धांधली की जाए, लेकिन जब देखा गया कि टर्नआउट बहुत अच्छा है और पीटीआई के हज़ारों कारकुनान हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, तो वहाँ फिर शायद ये फैसला हुआ कि यहाँ धांधली करना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ से जब अगला मरला आएगा यानी रिटर्निंग ऑफिसर का तो वहाँ पर धांधली की जाए। और फिर हमने यही देखा कि इस्लामाबाद में भी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके पोलिंग एजेंट से उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर जो दीगर पोलिंग एजेंट्स थे मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में वहाँ से भी बाहर निकालने की इतलात आई। फिर अचानक से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से ऐसे मुतनाज़ा फार्म 47 जारी किए गए जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, ये जो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार थे, उनके सामने वो फार्म 47 तैयार नहीं किए गए और ना ही फार्म 45 की बुनियाद पर वो नताइज जो है वो अखज़ किए गए थे, जिसकी वजह से एक एहतजाज शुरू हुआ और फिर उस एहतजाज को कवर करने के लिए जेली फार्म 47 तैयार किए गए। तो अब ये जो मसाइल हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और मकसद अब इनका यही है
कि कौमी असम्बली और उसी कौमी असम्बली के नीचे जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसमें जो वोटों में रद्दोबदल आ रहा है, जो तजाद आ रहा है, जो फ़र्क आ रहा है, उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को बुला रहे हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान को वहाँ बिठाकर नया फॉर्म 45 तैयार करवाया जाता है और फिर उसके ऊपर दस्तखत करवाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी सुकम मौजूद है क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और फॉर्म 45 जब प्रिजाइडिंग अफसर जारी करता है तो उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं, वो तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी हल्के के अंदर पोलिंग एजेंट की जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो फॉर्म 45 जारी करता है तो वो हर सियासी जमात, मतलब जितनी भी सियासी जमात या आज़ाद उम्मीदवार हो जिनके उम्मीदवार उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होते हैं और हर पोलिंग एजेंट को वही कापी दी जाती है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कापी पीटीआई को जारी की गई वो नून लीग को भी जारी हुई, वो जमात इस्लामी को भी जारी हुई, वो आज़ाद उम्मीदवारों को भी जारी हुई, या वो दीगर जो सियासी जमातें जिनके उम्मीदवार उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे थे उनको भी जारी की जाती है। तो अब आप इन जो इंजीनियर्स हैं, जो मिस्त्री बैठे हुए हैं, जो इस तरह के मनसूबाबंदी करके जैली फॉर्म 47 तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं या अब फॉर्म 45 तैयार करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान पर दबाव डालकर उनको रिटर्निंग अफसर के दफातर में बुलाया जा रहा है, वो शायद ये भूल गए हैं कि आप प्रिजाइडिंग अफसर से तो दस्तखत करवा लेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि सरकारी मुलाजिम होंगे, दबाव डालकर ये चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन वो पोलिंग एजेंट्स कहाँ पे होंगे, क्योंकि आपने तो फिर ये सबको कागज़ देने हैं। तो अगर ये जो पोलिंग एजेंट के पास है ना वो पीटीआई का होगा, उसके पास भी नहीं होगा, वो जमात इस्लामी का होगा, उसके पास भी नहीं होगा, वो जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास भी नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर एक बार फिर इनकी जेलसाजी पकड़ी जाएगी। लेकिन बात यह है कि हर सूरत पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, पीटीआई का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसमें जो मकरू किरदार है वो दो सियासी जमातों का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हमें नज़र आता है। और इन दोनों सियासी जमातों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और आइनी असूलों को, अक़दार को नुकसान पहुँचाया है, इतना नुकसान आज तक शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी फ़ौजी आमिर ने भी नहीं पहुँचाया। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी, क्योंकि ये ताज़ा तफसीलात आज ही जो है वो कुछ ज़राए से हमारे तक पहुँची हैं जिनकी तस्दीक की गई और उसके बाद ये ख़बर आपके साथ शेयर की गई। अब देखना ये है कि पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए और कौन कौन सी घटिया काम किए जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी इखलाकी पस्तियाँ हैं जिनमें शायद अभी छलांग लगाना बाकी रह गया है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हमने देखा है वो किसी तरह से भी उसको पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए नेक शगुन करार नहीं दिया जा सकता। और इस वक्त पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्सियत है और वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिसकी सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीना और पीटीआई को जो है वो एक तो सादा उनकी जो 2/3 अक्सरियत थी उससे महरूम किया गया। उनको अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में किसी सियासी जमात की में शमूलियत का जो एक ज़रूरत है वो भी पूरी करनी है, क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं और उनको हर सूरत किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना है, इत्तेहाद करना है, उसके बाद ही पीटीआई हुकूमत साजी का अमल शुरू कर सकती है। तो ये तमाम तर जो मुश्किलात हैं, ये तमाम तर जो रुकावटें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से हुई हैं और उस फ़ैसले को पूरी दुनिया में चार्जशीट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस भी हैं पाकिस्तान के, वो खुद ही अपनी अदालत के कटहरे में उनको खड़ा कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ना होती अगर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी 2024 का वो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फ़ैसला ना करती। बहरहाल ये चीज़ें हो चुकी हैं, तारीख़ अपना फ़ैसला खुद लिख रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया भर की तारीख़ में जिन अल्फाज से अब लिखा जा रहा है वो इंतहाई सख्त होंगी और चीफ जस्टिस के लिए ये चीज़ें शायद अब उनके कंट्रोल से निकल चुकी हैं। वक्त उनके पास था लेकिन उन्होंने दुरुस्त वक्त पर गलत फ़ैसला किया, जिसका खमियाजा ना सिर्फ अब पाकिस्तान भुगत रहा है बल्कि अब वो ख़ुद भी भुगत रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।